बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नैना वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नैना वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी ब्लैक थंडर सेक्शन का अगला हिस्सा। इमरान के तारिक जहन पर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलती चली गई और जैसे ही उसकी आंखें खुली उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की। फिर वो एक झटके से उठकर बैठ जाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके दोनों हाथ उसके उकब में बंधे हुए हैं और दोनों एतराफ़ में रस्सी में खिंचाव मौजूद था। इमरान की तेज़ नज़रों ने एक लम्हे के लिए जायज़ा लिया कमरे का कि वो एक बड़े से कमरे के फ़र्श पर पड़ा है, जबकि उसके साथ उसके साथी भी होश में आने की कैफियत से दो चार नज़र आ रहे थे। और अब दोनों तरफ से खिंचाव की वजह से उसकी समझ में आ गई कि एक ही रस्सी से सबके हाथ बांधे गए थे, इसलिए इमरान के एक झटके से उठकर बैठ जाने की वजह से रस्सी दोनों एतराफ़ में खिंच गई थी। सामने कुर्सी पर एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था, जबकि उसके हाथ में एक रेस पिस्टल भी नज़र आ रहा था। उनके सामने एक राखशुदा लाश पड़ी थी, जबकि दो और राखशुदा लाशें उस आदमी की कुर्सी के उकब में दीवार के साथ पड़ी नज़र आ रही थी। और इमरान उन्हें एक नज़र देखते ही समझ गया कि उनकी ये हालत इस रेस पिस्टल की फायरिंग की वजह से हुई है। उसके साथ ही बेहोश होने से पहले का मंजर उसके जहन में घूम गया था। उसने खुद ही फ़ोन करके मार्टी को इस कोठी पर कॉल किया। फिर जूलिया बाहर चली गई कि वो अपने तौर पर उनको कवर कर लेगी, लेकिन फिर जूलिया के आने की बजाय अचानक स्टिक की आवाज़ों के साथ उसका जहन यकलह तारीक पड़ गया, जबकि अब उसने देखा था कि जूलिया भी उनके साथ ही रस्सी में बंधी हुई मौजूद थी। क्या तुम मार्टी हो? इमरान ने सामने बैठे हुए आदमी से कहा, जो बड़े गौर से इमरान और उसके साथियों को इस अंदाज में देख रहा था जैसे बच्चे किसी दिलचस्प खेल को बड़े मगन होकर देखते हैं। इमरान की बात करने पर वो बेएहतियात चौंक पड़ा। मार्टी की लाश तुम्हारे सामने राख की सूरत में पड़ी हुई है और मेरा नाम रोजर है। तुम बताओ कि असल इमरान और उसका ग्रुप कहाँ है? और सुनो, अगर तुमने गलत बयानी की तो फिर तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का हशर भी वही होगा जो मार्टी और उसके साथियों का हुआ है। रोजर ने कहा, क्या तुम्हारा ताल्लुक बीटी की बजाय किसी और ग्रुप से है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं, मैं यहाँ ए सेक्शन हेडक्वार्टर का मेन एजेंट हूँ। मार्टी मेरा मातहत था, लेकिन मुझे चक्कर देकर तुम्हारा और तुम्हारे दूसरे ग्रुप को शिकार करने का क्रेडिट खुद लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसे और उसके साथियों को हलाक कर दिया। और तुम्हें यह भी बता दूं कि 3S क्लब के तहखाने में जब तुम बेहोश थे तो मैंने तुम्हें मशीन पिस्टल की गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। अलबत्ता ये औरत उसे एंथनी को पसंद आ गई, इसलिए वो उसे जिंदा अपने बेडरूम में ले गया। फिर मालूम हुआ कि एंथनी को उसके बेडरूम में हलाक कर दिया गया है और तुम हलाक नहीं हुए और अलबत्ता शदीद ज़ख्मी ज़रूर थे, और ये औरत वहाँ मौजूद दूसरी औरतों की मदद से तुम्हें वहाँ से उठाकर ले गई। उसके बाद मार्टी के आदमी ने तुम्हें ट्रेस कर लिया। मार्टी ने मुझे इतला दी और बताया कि उसके आदमी ने तुम्हारी रिहाइश गाह में दाखिल होकर खुफिया तौर पर तुम्हारी बातचीत सुनी, तो ये बात सामने आई कि तुम नंबर 2 ग्रुप हो और असल ग्रुप लेबॉर्ट्री के डॉक्टर विल्सन से रब्ता कर चुका है, जिस पर मार्टी को मैंने कहा कि वो तुम्हें बेहोश करके और बेहोशी के आलम में यहाँ अपने स्पेशल पॉइंट पर ले आए। फिर पूछगछ मैं खुद करूँगा और वो तुम्हें यहाँ ले आया। मैं यहाँ आया तो मार्टी ने खुलकर ये बात कर दी कि क्रेडिट वो खुद लेना चाहता है, जिस पर मैंने उसे और उसके साथियों को हलाक कर दिया। रोजर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। अजहूद ही सब कुछ बताया चला जा रहा था और इमरान समझ गया कि मार्टी ने रोजर को वाकई चक्कर दिया है। उसके आदमी को तो इमरान ने हलाक कर दिया था। फिर मार्टी को खुद ही उसने फ़ोन करके वहाँ कॉल किया था। उसके बाद जूलिया उन्हें बाहर खुद लेने गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुमने अच्छा किया कि खुद ही सब कुछ पहले बता दिया। अब मैं तुम्हारे साथ खसूसी रियायत करूँगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो रोजर बेएहतियात तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। मैंने ये सब कुछ इसलिए तुम्हें बता दिया कि तुमने बहरहाल जलकर राख तो हो ही जाना है, रोजर ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम वाकई ये सेक्शन हेडक्वार्टर के मेन एजेंट हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि जिस अंदाज में रोजर काम कर रहा था, जिस अंदाज में उन्हें बांधा गया था, उससे जाहिर होता था कि ये कोई तरबियत याफ्ता मेन एजेंट नहीं हो सकता। मैंने एक्रीमा की एक एजेंसी राय स्टार में कुछ अर्सा काम किया, फिर मुझे यहाँ लिबर्टी में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर बनाकर बुलवाया गया, और अब तुम्हारे और तुम्हारे असल ग्रुप के हाथमे के बाद यकीनन सेक्शन हेडक्वार्टर मुझे मेन एजेंट बना देगा, रोजर ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। उसके सारे साथी अब इसकी तरह उठकर बैठ चुके थे, इसलिए अब इमरान के बंधे हुए हाथों के दोनों इतराफ में पड़ने वाला दबाव ख़त्म हो गया था। इमरान ने अपने नाखनों में मौजूद ब्लेडों से काम लेना शुरू कर दिया। रोजर ने खुद ही उसकी नुक्ता नज़र से अहम बात बता दी कि लिबर्टी में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुका है। जाहिर है वो उसके लिए अहम आदमी साबित हुआ। उसे लिबर्टी के अंदरूनी नक्शे के साथ साथ उसके तमाम हिफाजती इंतजामात के बारे में भी मालूमात हासिल की जा सकती थी, लेकिन इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, अचानक पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। तो रोजर ने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रोजर ने कहा। ग्रोफन बोल रहा हूँ, बॉस मार्टी से बात कराएं, दूसरी तरफ से कहा गया। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर सिर्फ रोजर सुन रहा था। लाउडर ऑन ना होने की वजह से इमरान और उसके साथियों के कानों तक ये आवाज़ ना पहुँच रही थी। रोजर बोल रहा हूँ, तुम्हारा बॉस मार्टी हलाक हो चुका है, रोजर ने जवाब दिया। क्या कह रहे हो?
ये कैसे मुमकिन है? दूसरी तरफ से ग्रोफन की हैरत में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। मार्टी ने तुम्हारे कहने पर इन बेहोश अफराद को पानी पिलाकर होश दिलाया। वो जख्मी थे इसलिए मार्टी ने उन्हें बांधने की ज़रूरत ना समझी, लेकिन उन लोगों ने होश में आते ही जेब से रेस पिस्टल निकाला और मार्टी और उसके दोनों साथियों पर फायर खोल दिया और वो तीनों अचानक रेस फायरिंग की वजह से जलकर राख हो गए। मेरे पास असलहा ना था क्योंकि मुझे मार्टी पर मुकम्मल भरोसा था। मेरे पास इमरजेंसी के लिए दूसरों को बेहोश करने का एक छोटा सा कैप्सूल मौजूद था। मैंने फ़ौरन उसे फायर कर दिया। इस तरह ये लोग दोबारा बेहोश हो गए। और सुनो, अब मैं मार्टी की जगह तुम्हें दे दूंगा, रोजर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। और शुक्रिया सर, लेकिन सर अब स्पेशल सप्लाई का क्या होगा? ग्रोफर ने कहा। क्या तुम्हें ये कॉकटेल शराब बनानी नहीं आती? रोजर ने कहा। आती तो है चीफ, लेकिन उस पर बहुत वक्त लग जाएगा, जबकि मार्टी इस काम में इतना माहिर हो चुका था कि वो बहुत जल्द ये शराब तैयार कर लेता था। ठीक है, मैं डॉक्टर विल्सन को कॉल करके कह देता हूँ कि अब उन्हें सप्लाई कल मिल सकेगी। ग्रोफर ने कहा। ठीक है, रोजर ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। चीफ, क्या मेरी वहाँ स्पेशल पॉइंट पर ज़रूरत है या मैं क्लब से कुछ आदमी भिजवा दूँ? ग्रोफर ने कहा। फ़िलहाल नहीं, मैं इन लोगों को बांध कर अब उन्हें दोबारा होश में लाकर उनसे पूछगछ करूँगा, फिर उन्हें हलाक करके तुम्हारे क्लब फ़ोन करके कह दूँगा तुम यहाँ का इंचार्ज संभाल लेना, रोजर ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो रोजर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। तुमने हम उस आदमी के सामने झूठ बोला कि हमने मार्टी को हलाक किया, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा तो रोजर बेएहतियात हंस पड़ा। ये हमारे अपने मामलात हैं और सुनो, अब बहुत बातें होगी, अब सब कुछ खुद ही बता दो। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उसके बाद तुम्हारी सूरत को जलाकर राख कर दूंगा और फिर इसी तरह बारी बारी तुम्हारे सब साथियों का यही हशर होगा, रोजर ने यकलहत इंतहाई सर्द लहजे में कहा। उसके साथ इसे हाथों में पकड़े हुए रेस पिस्टल कर जूलिया की तरफ करके गिनती गिनना शुरू कर दी। तुम क्या पूछना चाहते हो? इमरान ने कहा। तुम्हारा वो असल ग्रुप कहाँ है, उसकी निशानदेही करो, रोजर ने बात करने के लिए जूलिया की तरफ से तवज्जो हटाकर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। ओके, इमरान ने कहा। उसके साथ ही वो यकलहत इस तरह अपनी जगह से उछला जैसे अचानक स्प्रिंग खुलता है। दूसरे लम्हे सामने बैठा हुआ रोजर चीखता हुआ कुर्सी समेत उलटकर नीचे फर्श पर जा गिरा कि इमरान ने लात मारकर कुर्सी एक तरफ की और दूसरी लात उठते हुए रोजर के सर पर पड़ी। रोजर ने इमरान की टांग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इमरान तो वाकई बिजली बना हुआ था, इसलिए रोजर की तो कोई कोशिश कामयाब ना हो सकी। अलबत्ता रोजर तीसरी ज़रब खाकर बेहोश हो गया तो इमरान तेज़ी से मुड़ा और उसने जूलिया के हुक्म में जाकर रस्सी की गांठ खोल दी। मैं बाहर चेकिंग कर रहा हूँ, तो तुम अपने साथियों को खोलो और उस रोजर को भी उठाकर कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध दो, इमरान ने जूलिया से कहा। और फिर मुड़कर उसने फर्श पर पड़ा हुआ रेस पिस्टल उठाया और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन पूरी कोठी घूम लेने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं, तो वो वापस अपने कमरे में आ गया। यहाँ उसकी हिदायत की तामील हो चुकी थी। एक कुर्सी को दीवार के साथ रखकर उस पर बेहोश रोजर को कुर्सियों की मदद से बांध दिया गया, जबकि उसके बाकी साथी रस्सियों से आज़ाद हो चुके थे। जूलिया और कैप्टन शील दोनों बाहर निगरानी करो, असलहा यहाँ एक कमरे में मौजूद है, जबकि तनवीर और सफदर दोनों बाहर वैसे ही बैठकर आराम करेंगे। मैंने उस रोजर से तफसीली मालूमात हासिल करनी है, इमरान ने कहा। मैं यहाँ रहूँगी, मुझसे निगरानी का काम नहीं होता, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तुमसे तो अब कोई काम ही नहीं होता, इमरान ने कदरे वसीले लहजे में कहा। तो जूलिया बेएहतियात चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? जूलिया ने वसीले लहजे में कहा। मैंने मार्टी को खुद फ़ोन करके कॉल किया था और तुम गई थी उन्हें कवर करने, लेकिन नतीजा क्या निकला कि हम बेहोश होकर जहाँ पहुँच गए। ये तो रोजर अहमक आदमी था, वरना तो अब तक तो हमारी कुल हवानी भी हो चुकी होती। न जाने मार्टी ने उसे क्यों ये चक्कर दिया कि हम नंबर 2 ग्रुप है और असल ग्रुप और है, जिसकी वजह से ये हमें होश में ले आया, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। असल में चक्कर और ही चल गया था। मैं बाहर दरख्त की ओट में मौजूद थी और कारों को चेक कर रही थी कि अचानक एक कार करीब एक पार्किंग में आकर रुकी। उसमें चूँकि एक ही आदमी था, इसलिए मैंने उसकी तरफ तवज्जो ना दी, क्योंकि मुझे 2 आदमियों का इंतज़ार था और ये कार भी कोठी के सामने की बजाय पार्किंग में रुकी थी। वो भी कार से निकलकर सड़क क्रॉस करके एक गली में चला गया तो मैं मुतमईन हो गई, लेकिन फिर अचानक मुझे अपने अकब में खटका सुनाई दिया। मैं तेज़ी से मुड़ी, लेकिन दूसरे लम्हे मेरे सर पर चोट लगी और मैं बेहोश हो गई। अब मुझे यहाँ होश आया है, जूलिया ने वजाहत करते हुए कहा। लेकिन उसने कैसे पहचान लिया कि तुम हमारी साथी हो, क्योंकि मार्टी ने तो हमें पहले कभी ना देखा था, इमरान ने कहा। हो सकता है कि उसने रोजर से बात की हो, जिसने उसे ये बता दिया हो कि उसने हम पर गोलियां बरसाई और चूँकि ये सारी कार्रवाई जूलिया ने की है, इसलिए जूलिया के बारे में बता दिया गया है, सफदर ने कहा। नहीं, हम मास्क मेकअप किए हुए थे और जूलिया का भी वो हुलिया ना था। शायद उसकी नज़र अचानक पड़ गई होगी और जूलिया को उन्होंने मशकूक समझ लिया होगा। बहरहाल ये मामला वाकई गंभीर है। अल्लाह ताला ने हम पर खसूसी मेहरबानी की है। ठीक है जूलिया यहाँ रहेगी, तुम तीनों बाहर जाओ और निगरानी करो, इमरान ने कहा। तो वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कमरे से बाहर चले गए। तो इमरान ने कुर्सियों से बंधे हुए रोजर की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। जूलिया यहाँ से कोई खंजर या छुरी वगैरह तलाश करो, ये आसानी से ज़ुबान नहीं खोलेगा, इमरान ने जूलिया से कहा। तो जूलिया सर हिलाती उठी और कमरे से बाहर चली गई। चंद लम्हों बाद जब रोजर की जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होना शुरू हो गए तो इमरान ने हाथ हटाए और पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया।
ये क्या मतलब, ये क्या है? रोजर ने होश में आते इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन इमरान ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और खामोश बैठा रहा। तुम तो बंधे हुए थे और मैंने गांठ ऐसी बांधी थी जिसे तुम किसी सूरत भी ना खोल सकते थे, फिर तुम कैसे अचानक होश में आ गए? इस बार रोजर ने संभलते हुए लहजे में कहा। वो इंतहाई हैरत के इब्तदाई झटके से बाहर आ गया था। मेरे नाखूनों में फौलादी ब्लेड लगे हुए हैं, इसलिए रस्सियाँ हमारे लिए कोई मसला नहीं होती। इमरान ने जवाब दिया तो रोजर के चेहरे पर कदरे खौफ के तासुरात उभर आए। उसी लम्हे जूलिया अंदर दाखिल हुई तो उसके हाथ में एक लंबी सी लेकिन तेज़ धार छुरी मौजूद थी। ये किचन से मिली है, हंजर नहीं है, जूलिया ने कहा। काफ़ी है, इसकी एक आंख निकाल दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो जूलिया सर हिलाती हुई आगे बढ़ी, जैसे वो किसी जीते जागते इंसान की आंख निकालने की बजाय सब्जी काटने जा रही हो। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो, रुक जाओ। जूलिया के चेहरे पर उभर आने वाली सफाकी देखकर रोजर ने यकलह चीखते हुए कहा, लेकिन ना इमरान ने कोई जवाब दिया, ना जूलिया रुकी। दूसरे लम्हे रोजर के हलक से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीख से कमरा गूंज उठा। जूलिया ने एक ही बार में रोजर की बाएं आंख निकाल कर बाहर फेंक दी और रोजर अब इस तरह दाएं बाएं सर मार रहा था जैसे उसकी गर्दन में कोई मशीन फिट हो गई हो। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मसे हो गया था। बस इतना शोर काफ़ी है, हमारे पास वक्त नहीं, वरना दूसरी आंख भी ख़त्म कर दी जाती। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा तो रोजर ने ना सिर्फ सख्ती से अपने होंठ भींच लिए बल्कि उसने अपने आप पर भी काबू पा लिया, लेकिन उसका चेहरा पहले से ज़्यादा मसे हो गया था। इकलौती आंख टमाटर की तरह सुर हो रही थी, जबकि इस ज़ाया-शुदा आंख से निकलने वाला खून आलूद मवाद उसी गाल से बहता हुआ गर्दन तक पहुंच गया। सुनो रोजर, अगर तुम अपनी दूसरी आंख और अपने जिस्म की तमाम हड्डियां टूटने से बचाना चाहते हो तो खुलकर हमें सब कुछ बता दो, वरना हमने मालूम तो बहरहाल कर ही लेना है, लेकिन तुम्हारा हशर इंतहाई इबरतनाक हो जाएगा। दूसरी सूरत में चूंकि तुम हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, इसलिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ सकते हैं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। क्या तुम वाकई मुझे जिंदा छोड़ दोगे? रोजर ने चौंक कर कहा। हाँ, तुम्हारी मौत मेरे हाथों नहीं आएगी, इमरान ने कहा। तुम क्या मालूम करना चाहते हो? रोजर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अभी हमारी मौजूदगी में जो फ़ोन आया था वो किसका था और क्या बातें हुई थी? इमरान ने कहा तो रोजर ने ग्रोफन के पहले फ़ोन से लेकर दोबारा फ़ोन आने की तफसील बता दी और इमरान समझ गया कि वो वाकई सच बोल रहा है, क्योंकि जो कुछ रोजर फ़ोन पर बात कर रहा था वो इमरान सुन चुका था। ये सप्लाई कैसे जाती है और कौन वसूल करता है? इमरान ने कहा। सप्लाई मार्टी क्लब से 2 ट्रकों पर लोड होकर मशरकी साहिल पर एक वीरान इलाके कारमो पहुंचाई जाती है। वहां एक इमारत में ये सप्लाई रख दी जाती है, उसके बाद ट्रक वापस आ जाते हैं और ये सप्लाई वहां से हासिल कर ली जाती है, रोजर ने कहा। कैसे तफसील बताओ? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। उस इमारत से एक खुफिया सुरंग लिबार्टी को जाती है जो बराह रास्त लिबार्टी के अंदर जा निकलती है, लेकिन उसे अंदर से सिर्फ डॉक्टर विल्सन ओपन कर सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड है। वो पहले चेक करता है इस इमारत के बाहर तकरीबन 100 गज़ का इलाका वो अंदर से चेक करता है, फिर जब वहाँ कोई आदमी मौजूद ना हो तो वो सुरंग खोलता है, वरना नहीं, रोजर ने जवाब दिया। सिक्योरिटी विंग का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, इमरान ने कहा। नहीं, ये रास्ता सिर्फ लिबार्टी के लिए स्पेशल सप्लाई के लिए रखा गया है और जो कि ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड है और डॉक्टर विल्सन इंतहाई जिम्मेदार आदमी, इसलिए उसे इस अंदाज में रखा गया है, रोजर ने कहा। कौन आकर सप्लाई ले जाता है? इमरान ने पूछा। लिबार्टी से कोई भी आ सकता है, रोजर ने जवाब दिया। क्या तुम्हारा डॉक्टर विल्सन से रब्ता है? इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन लिबार्टी के अंदर फ़ोन पर बाहर से नहीं, रोजर ने कहा। फिर इमरान ने उसे मुसलसल सवालात करके अपने मतलब की तमाम बातें हासिल कर लीं। जूलिया, इसे आफ़ कर दो, इमरान ने कहा तो जूलिया ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला। दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही कमरा रोजर के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। उसकी इकलौती आंख बेनूर हो चुकी थी। इमरान ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मार्टी क्लब का नंबर दे, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर दे दिया गया। मार्टी क्लब, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ग्रोफन से बात कराओ, मैं चीफ रोजर बोल रहा हूँ, इमरान ने रोजर की आवाज़ और लहजे में कहा। और यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से यकलत इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा गया। ग्रोफन, बोल रहा हूँ बॉस। चंद लम्हों की खामोशी के बाद आवाज़ सुनाई दी। मैंने डॉक्टर विल्सन से फ़ोन पर बात की थी और उन्हें कहा था कि चूँकि बॉस मार्टी हलाक हो गए हैं इसलिए आज सप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने सख्त इसरार किया कि उन्हें आज हर सूरत में सप्लाई चाहिए। चनाचे मैंने उन्हें कहा कि रात के पिछले पहर सप्लाई पहुंचा दी जाएगी और अब मैं कॉकटेल शराब तैयार कर रहा हूं। ग्रोफर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं अब स्पेशल पॉइंट से वापस लिबार्टी जा रहा हूँ, क्योंकि उन एजेंटों का भी हाथ होना हो चुका है। मैंने रेस पिस्टल से उन्हें जलाकर राख कर दिया है। राख को भी बरकी भट्टी में डाल दिया, इसलिए अब मेरे बाहर रहने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अब तुम होती मार्टी क्लब को संभालोगे। मैं सेक्शन हेडक्वार्टर को रिपोर्ट देते हुए खसूसी तौर पर तुम्हारी तारीफ़ करूंगा, इमरान ने कहा। और बेहद शुक्रिया चीफ, मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। दूसरी तरफ से ग्रुफन ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर विल्सन का खसूसी रब्ता नंबर क्या है जिस पर तुम्हारी बात हुई है? इमरान ने सरसरी से अंदाज में पूछा तो ग्रोफन ने फ़ौरन ही नंबर बता दिया। ओके, बाय बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आओ, इमरान ने कुर्सी से उठकर जूलिया की तरफ मुड़ते हुए कहा, फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कैप्टन शकील, तुम जूलिया के साथ मिलकर उस सोल्जर की लाश को भी राख में तब्दील कर दो, फिर कमरे में मौजूद तमाम राख को इकट्ठे करके बरकी भट्टी में डाल दो, क्योंकि लिबार्टी का मिशन मुकम्मल होने तक मैं नहीं चाहता
कि रोजर की मौत के बारे में किसी को इल्म हो सके। इमरान ने कहा, क्या रोजर ने सब कुछ बता दिया है? सफदर ने कहा, हाँ, इमरान ने जवाब दिया। तो अब आपका क्या प्रोग्राम है? सफदर ने कहा, हम रात को उस इमारत में छुप जाएंगे। जब सप्लाई के लिए उस रास्ते को खोला जाएगा तो हम अंदर जाकर अपने साइंसदान को बाहर निकालेंगे, फिर चार्टर्ड तैयारी के जरिए फौरी तौर पर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इमरान ने कहा, लेकिन वो चेकिंग, उसका क्या होगा? सफदर ने कहा, हम सुलेमानी टोपियाँ पहन लेंगे। इमरान ने कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े। क्लार्क अपने ऑफिस में मौजूद था कि अचानक कमरे में तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेएहतियात उछल पड़ा। वो बिजली की सी तेज़ी से उठा और दौड़ता हुआ एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर उसमें से एक कार्डलेस फ़ोन पीस निकाला, उसे लाकर उसे मेज़ पर रख दिया। तेज़ सीटी की आवाज़ उसमें से निकल रही थी। उसके साथ ही वो कुर्सी पर बैठा और उसने फ़ोन पीस का एक बटन प्रेस कर दिया तो सीटी की आवाज़ निकलना बंद हो गई। ये सेक्शन हेडक्वार्टर की तरफ से कॉल थी। फिर तवील कोड दोहराने के बाद उसका राब्ता सेक्शन चीफ से हो गया। क्लार्क, बोल रहा हूँ चीफ। क्लार्क ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। रोजर कहाँ है? दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया। रोजर तो आपके हुक्म पर लिबार्टी से बाहर पाकिस्तानी एजेंटों के हाथ में के लिए गया हुआ है चीफ। क्लार्क ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो क्या वापस वो लिबार्टी नहीं आया? चीफ के लहजे में भी हैरत की झलकियाँ नुमाया थी। नहीं चीफ, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्लार्क से ना रहा गया तो उसने पूछ ही लिया। रोजर से मैंने रब्ता किया ताकि उससे रिपोर्ट ली जा सके, लेकिन रोजर से रब्ता नहीं हुआ तो मैंने 3S क्लब के एंथनी को फ़ोन किया। वहाँ से मालूम हुआ कि एंथनी को हलाक कर दिया गया है। फिर जो तफसील सामने आई उसके मुताबिक एंथनी ने पाकिस्तानी एजेंटों को बेहोश कर दिया। तो रोजर और एंथनी ने उन्हें गोलियां मारकर हलाक कर दिया, लेकिन फिर वो लाशें जिंदा होकर फरार हो गई। एंथनी को हलाक कर दिया गया और रोजर पहले ही चला गया था। मैंने मार्टी क्लब के मार्टी से बात की तो वहाँ से पता चला कि मार्टी ने उनको ट्रेस कर लिया और फिर वो उन्हें लेकर अपने स्पेशल पॉइंट पर गया। रोजर भी वहाँ पहुँच गया। फिर रोजर ने मार्टी के नंबर 2 ग्रोफन को बताया कि पाकिस्तानी एजेंट ने रेड रेस पिस्टल की मदद से मार्टी और उसके साथियों को हलाक कर दिया है। रोजर ने उन पाकिस्तानी एजेंटों को रेड रेस पिस्टल से जलाकर राख कर दिया। इसके बाद रोजर ने मार्टी की जगह ग्रोफन को मार्टी क्लब का इंचार्ज बना दिया और उसे कहा कि वो वापस जाकर लिबार्टी जा रहा है, जबकि ग्रोफन ने आज रात को स्पेशल सप्लाई को लिबार्टी पहुंचानी है। इसलिए मैंने रोजर को कॉल किया, लेकिन तुम कह रहे हो कि वो यहाँ पहुँचा ही नहीं। चीफ ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, हैरत अंगेज़ बातें हैं चीफ। वैसे रोजर वाकई नहीं आया और चीफ, रेड रेस पिस्टल तो हर एक के पास नहीं हो सकता। रोजर का भी ज़ाती रेड रेस पिस्टल था, उसने उसे बड़ी कोशिश करके क्रीमिया से खरीदा था। क्लार्क ने जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है। इसलिए अब मेरा हादसा यकीन में तब्दील हो गया कि रोजर के हाथों वो पाकिस्तानी एजेंट हलाक नहीं हुए, बल्कि उन पाकिस्तानी एजेंटों ने एंथनी, मार्टी और रोजर तीनों को हलाक कर दिया है। और यकीनन रोजर ने ग्रोफन से बात ना की होगी, बल्कि ये बात करने वाला पाकिस्तानी एजेंट वही इमरान होगा। वो दूसरों की आवाज़ और लहजे फौरी तौर पर नकल करने का माहिर है। और ग्रोफन के मुताबिक रोजर ने उससे स्पेशल सप्लाई के बारे में मालूमात के साथ साथ डॉक्टर विल्सन का खसूसी नंबर भी मालूम किया था। हालांकि ये तो रोजर को खुद भी मालूम होगा, इसलिए आज रात को जब सप्लाई लिबार्टी पहुंचेगी तो पाकिस्तानी एजेंट भी साथ ही अंदर पहुंच जाएगा। चीफ ने कहा, यह कैसे हो सकता है चीफ? डॉक्टर विल्सन पहले लिबार्टी में से स्पेशल वे ओपन करते हैं और बाहर से तो किसी तरह भी उसे ओपन नहीं किया जा सकता। क्लार्क ने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन ये इमरान बेहद शातराना जहानत का मालिक है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये मौका उनके हाथ में का भी है। चीफ ने कहा, आप हुक्म फरमाइए चीफ। क्लार्क ने कहा, स्पेशल सप्लाई पिछली रात उस मखसूस इमारत में पहुंचेगी, इसलिए डॉक्टर विल्सन को आर्डर दे दो कि वो किसी सूरत भी स्पेशल भी ओपन नहीं करेगा। तुम अपने आदमी ले जाकर उस इमारत की घेरा डाल लो, फिर जैसे ही सप्लाई वहाँ पहुँचेगी इमरान और उसके साथी यकीनन सामने आ जाएंगे। उसके बाद बगैर किसी तोक़ुफ़ के तुमने उन्हें हलाक कर देना है। चीफ ने कहा, आप बेफिक्र रहें चीफ, मैं ऐसा फूल प्रूफ इंतज़ाम करूंगा कि इमरान और उसके साथी किसी सूरत भी बचकर ना जा सकेंगे। क्लार्क ने मुसरत भरे लहजे में कहा, अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें सेक्शन का सुपर एजेंट मुकर्रर कर दिया जाएगा, और ये भी सुन लो कि अगर तुम नाकाम रहे तो फिर तुम्हारे डेथ वारंट भी निकल सकते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, आप बेफिक्र रहें चीफ, कामयाबी हमेशा ए सेक्शन का मुकद्दर रहेगी। क्लार्क ने कहा, गुड शो, ऐसा ही एतमाद मुझे चाहिए। दूसरी तरफ से मुसरत भरे लहजे में कहा गया। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो क्लार्क ने रिसीवर रखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो अब सेक्शन हेडक्वार्टर का सुपर एजेंट बनने का हतमी फैसला कर चुका था। इमरान अपने साथियों समेत कारमो घाट पर पहुंच चुका था। ये मशरकी इलाके में एक वीरान सा घाट था, अलबत्ता समंदर के किनारे गोदाम नुमा इमारत मौजूद थी। उसकी गिर्द ऊंची 4 दीवारी थी, एक तरफ बड़ा फौलादी फाटक भी था। इमरान अपने साथियों समेत जिस कार में आया वो उसने काफ़ी फासले पर दरख्तों के एक झुंड में रोक दी थी। वहाँ से वो यहाँ पैदल पहुँचे थे। वो रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, हर तरफ गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। इमरान को मालूम था कि सप्लाई पिछली रात आएगी, इसलिए मुतमईन था कि इससे पहले वो आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। इमरान अपने साथियों समेत उगवी तरफ था। इमरान पहले से सारी तैयारी करके आया था, इसलिए सफदर की पुष्ट पर जो बैग था वो उसने महसूस अंदाज की कुमंद मौजूद थी। उस कुमंद की मदद से वो एक एक करके सब आसानी से समारी की उगवी तरफ से अंदर दाखिल हो सकते थे।
चार दीवारी के तकरीबन दरमियान में एक पुख्ता इमारत थी, दो बड़े बड़े हाल नुमा कमरों और एक छोटे कमरे पर मुश्तमिल थी। एक बड़े कमरे के सामने ना दरवाज़ा था ना ही बरामदा, जबकि बाकी उनके सामने दरवाजे भी थे और बरामदे भी। इमरान समझ गया कि सप्लाई के ट्रक सीधे उस कमरे में लाए जाते होंगे, इसलिए ही उसके सामने बरामदा था, ना उसका दरवाज़ा रखा गया था। रात का जायज़ा लेने के बाद इमरान ने दूसरे बड़े कमरे में रुकने का फ़ैसला किया, क्योंकि दोनों कमरों के दरमियान दरवाज़ा भी था और इमरान जानता था कि ये दरवाज़ा स्पेशल वे का दरवाज़ा उस दूसरे कमरे में ही निकलता है, उस बड़े हाल में नहीं हो सकता जिसमें सप्लाई पहुंचाई जाती है। सप्लाई ले आने वाला कभी ना कभी उससे वाकिफ़ हो सकता है। इस कमरे में किसी किस्म का कोई फर्नीचर ना था। इमरान साहब, अंदर छुपने की बजाय हमें बाहर रहना चाहिए, वरना रिस्क में भी हम लोग आ सकते हैं। सफदर ने कहा। बाहर कहाँ? बाहर तो खुली जगह है, इमरान ने कहा। हम मुकबी तरफ भी छुप सकते हैं, ट्रक आएंगे तो वो बड़े से बड़े सीधे इसी हाल में ही सप्लाई उतारेंगे और फिर वापस ले जाएंगे। जाहिर है उसके बाद ही स्पेशल वे का दहाना खोला जाएगा, सफदर ने कहा। लेकिन हम बाहर बैठे इंतज़ार करते रहें और सप्लाई गायब कर दी जाए तो फिर? इमरान ने कहा। वो कैसे इमरान साहब? सफदर ने चौंक कर कहा।